नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। एक सेक्टर है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर अभी बाइंग शुरू हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ऐसे दो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है जो एक ही सेक्टर से है और मुझे वो दोनों स्टॉक्स में कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर में अभी कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अभी आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी रिलेटेड टू जी बिजनेस, कि वहाँ पे जो भी उनके जो गेस्ट स्पीकर होते हैं, जो भी उनके एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं, वो टीवी पे आने से पहले, कोई ट्रेड देने के पहले, वो अपने किसी दूसरे लोगों से वो ट्रेड पहले उनको लेने बोल देते थे और बाद में वो टीवी पे आके देते थे और ऑन द स्पॉट जैसे वो देते थे वैसे वो लोग दूसरे लोग बेच देते थे। तो ये चीज़ सेबी ने अभी पकड़ा है और सेबी ने मेरे ख्याल से 15 या 14 लोगों का नाम उसके अंदर आया है जो भी जी बिजनेस पे आके बोलते थे उसके रिलेटेड, और सब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट थे। और दूसरी बात, इसे एक तरीके से फ्रंट रनिंग बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जो मैंने आप लोगों के साथ अक्टूबर महीने में उठाया था कि क्या ये न्यूज़ चैनल वाले आपके फ्रेंड है या आपके दुश्मन है, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और जो टॉपिक के रिलेटेड हमने वो मुद्दा उठाया था वो टॉपिक अभी आप लोगों को पता भी है कि वो स्टॉक का क्या हुआ, कि वो स्टॉक अगर खराब था तो वापस कैसे चला और अभी चला तो वापस से वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा स्कैम है जिसके ऊपर सेबी ने उन लोगों को कुछ 7.5 करोड़ का फाइन दिया है। अगर आप लोगों को ये स्कैम के रिलेटेड, ये स्कैम या फिर ये फ्रॉड के रिलेटेड डिटेल में वीडियो देखना है ना, तो मेरे एक फ्रेंड है असीम करके, उनका एक चैनल है अ डिजिटल ब्लॉगर। उन्होंने ये चीज़ के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोई भी प्रमोशन वमोशन नहीं है असीम जी का, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने एक डिटेल वीडियो बनाया। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो वीडियो बाद में देख लेना हमारे वीडियो के बाद। बट क्वेश्चन ये आता है, मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट भी किया था कि जैसे आप एक बड़े आदमी बनते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी बनती है। तो क्या अभी ये चीज़ के ऊपर जी बिजनेस कुछ एक्शन लेगा? बिकॉज मुझे ऐसा पता चला है, क्या मैंने देखा है कि इस टॉपिक के ऊपर कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। और ये चीज़ तो बहुत छोटी है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती है। और ये बात हो गई कि पहले आप लोगों को बाद में बोला और पहले उसने शेयर खरीद लिया। बट आपको पता है एक ऐसा स्कैम भी होता है कि आप लोगों के शेयर बिकवा दिए, नीचे में उन्होंने खुद ही खरीद लिया और फिर वापस ऊपर आ गया। मतलब सोचो उन्होंने क्या किया होगा, पहले खुद ऊपर शेयर बेचते हैं आप लोगों को पैनिक करके, उसके बाद वही शेयर नीचे खरीद लेते हैं, वापस से उसका प्राइस ऊपर आता है। क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है? और मेरे ख्याल से यही हुआ था अक्टूबर महीने में, जो आप लोगों को भी पता है। तो खैर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि असीम जी ने एक डिटेल वीडियो बनाया ही है, आप देख लेना वो वीडियो। और मैं वो सेबी का जो ऑर्डर आया है, जो प्रॉब्लम सारी चीज़ें, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं जस्ट आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी है ना, मतलब आप किसी पे भी ट्रस्ट करते हो तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इवन मेरे पे भी ट्रस्ट मत करिए ब्लाइंडली, बिकॉज कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। और हाँ, अगर टीवी वाले उल्लू बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, बिकॉज उन लोगों के ऊपर बहुत लोगों का भरोसा होता है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि यार हमने उन भाई के बोलने के ऊपर ले लिया, ये टीवी पे आते हैं, वो टीवी पे आते हैं। तो सोचो लोग आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हैं आपको, और जब आप ऐसा काम करोगे तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब क्या, मतलब अभी रिसेंटली हमारे ये चैनल पे एक हमने गेस्ट को बुलाया था, उस गेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठे और मैंने माना कि वो आदमी जेन्युइन नहीं था, वो हमें बाद में पता चला उनकी इंटीग्रिटी के बारे में। बट हमारे ऊपर इतने क्वेश्चन उठे, तो क्या एज अ चैनल उनके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए ना कि वो जो गेस्ट को बुला रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी क्या है, उनका कोई बैकग्राउंड चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, और अगर मैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मेरे चैनल के ऊपर और मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हो सकते हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकली, बहुत सारी दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ या मेरे चैनल के साथ हुआ तो आप लोग समझ जाना, मैंने कुछ चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई और मेरी बैंड बज गई ऐसे। तो ठीक है, ये होते रहता है। बट मैं आप लोगों को एज अ ऑडियंस, मैं खुद भी एक ऑडियंस हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि आप ही लोग होते हो किसी को ऊपर लेके जाने वाले,
और आप ही लोग होते हो किसी को नीचे लेके जाने वाले। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करो कि वो पर्सन वो लायक का भी है जिसे आप ऊपर लेके जा रहे हो। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अभी आते हैं हम हमारे वीडियो के ऊपर। तो देखो, लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि मार्केट में कुछ खास बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। निफ्टी 2-3 दिन नीचे था, फिर वापस ऊपर आ गया लास्ट दिन में। और बैंक निफ्टी में तो ऐसा हो रहा था, एक दिन प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, एक दिन पीएसयू बैंक चल रहे हैं। एक दिन पीएसयू बैंक मार्केट को संभाल रहा है, एक दिन प्राइवेट बैंक संभाल रहा है। और फ्राइडे को तो ऐसे हुआ कि दोनों बैंक ने संभाल लिया बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी बहुत ऊपर आ गया। तो मार्केट अभी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। मैं आप लोगों के पास डायरेक्ट चार्ट लेके जाता हूँ और हम लोग उसकी ही बात करते हैं। और अगर आप लोग अभी ये जो चार्ट दिख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट दिख रहे हो और निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप ये देखो कि लास्ट मंथ तो डोजी फॉर्म हुआ, पर ये महीने में हमने लास्ट मंथ के डोजी के हाई को भी ब्रेक नहीं किया और अभी भी हम लोग डोजी बना रहे हैं। बट अभी बहुत जल्दी हो जाएगा मंथली कैंडल के बारे में बोलना। बट ये रेंज है 22,124 और 21,137, उसके रेंज में मार्केट बीच में अटक गया है। अभी आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। जब तक हम ये रेंज के बाहर नहीं आएंगे तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे करता रहेगा। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। अभी मुझे सबसे ज़्यादा ये क्या लगा पता है, शॉक क्या लगा? ये देखो, ये कैंडल 8 फरवरी का है। निफ्टी में इतना बड़ा कैंडल आया, जो एक अच्छी बात नहीं है, वो भी रेजिस्टेंस के पास से। तो मैं बहुत श्योर था कि अभी मार्केट गिरेगा और मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, बट उसको फॉलो अप ही नहीं आया। तो ये एक शॉकिंग चीज़ थी जो फ्राइडे कैंडल बना वो। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा वीक है, बट बैंक निफ्टी ने भी अपने लास्ट 2 महीने के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर आप ये अभी वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक और छोटी रेंज में फंस गया है, जो है 46,580 और 44,429। डेली चार्ट में हम लोगों को इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। मैं एक बार के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ। अब देखो, ये है वो 17 फेब का कैंडल जो एचडीएफसी बैंक का था। उसके बाद और एक फॉल आया था और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, हमने ये फॉल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, पर यहाँ से रिजेक्ट आके मार्केट वापस गिरा। देखो, जब भी कोई एक बड़ा फॉल आता है ना, उसके बाद 2-3 दिन मार्केट पॉज लेता है और फिर गिरता है। बट यहाँ पे अभी जो ये कैंडल था 8 फरवरी का, ये आने के बाद आई वॉज वेरी श्योर कि अभी ये नीचे का जो 44,429 का लेवल है वहाँ तक मार्केट आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट उसको ब्रेक डाउन कर देगा। बट इमीडिएटली ऑन अ सेकेंड डे हमने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट कवर कर लिया। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो जब तक मार्केट ये रेंज में है, आप लोगों को ऊपर नीचे मार्केट करता रहेगा। और ये मार्केट सिचुएशन देख के मुझे अपनी वापस से मई और अप्रैल मंथ वाली जो हमारी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है उसमें बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे ना, वैसी सिचुएशन याद आ गई। और यहाँ पे भी अभी फिलहाल तो ये महीना अच्छा शुरुआत नहीं हुआ है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मार्केट अभी एक बहुत ही अलग रेंज में फंस गया है। अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करने की सोचते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज मार्केट एक दिन पहले कुछ और दिखाता है और दूसरे दिन पूरा चेंज हो जाता है। तो ये हमारा मार्केट का व्यू है। अगर अभी हम लोग एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने लास्ट 3 दिन थोड़ी, मतलब एकदम सी थोड़ी बाइंग की थी और ज़्यादा तो उनकी सेलिंग ही है। और अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 104 के आसपास है, ये भी नंबर ठीक है। अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो वापस से ये 1544 के पास पहुंच गया है। तो ये नंबर थोड़ी टाइम में बढ़ रहा है, मतलब ये एक ध्यान रखने वाली बात है। इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो फिर से ये $76-80 हो गया है। यूएसडी आईएनआर 83 के पास ही है और शायद इलेक्शन ख़त्म होने तक ज़्यादा यूएसडी आईएनआर में कुछ मूवमेंट नहीं होगा। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा गिरे हैं, ऑलमोस्ट 2.5%। उसके बाद एफएमसीजी, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस। मतलब आप देखो, जो भी प्राइवेट बैंक रिलेटेड स्टॉक्स है और एनबीएफसी प्राइवेट है, वो सब ज़्यादा गिरे हैं। पर यहाँ पे आप ये देखो, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, पीएसयू बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, प्राइवेट बैंक कम स्ट्रॉन्ग थे। ये आप लोगों के सामने है कि पीएसयू बैंक लास्ट वीक में 5% चला है। हेल्थ केयर ऑलमोस्ट 4.5, ऑयल एंड गैस, फार्मा, मीडिया, ये सब चले हैं। तो जब भी मार्केट में ऐसा चेंज होता है ना कि एक सेक्टर में से एक ग्रुप ऑफ स्टॉक अलग चल रहे हैं, दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक अलग चल रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है।
अगर सारी बैंक अच्छी चल रही है तो सारी बैंकों को चलनी चाहिए, अगर सारी बैंक खराब है तो सारी बैंकों को गिरनी चाहिए। ये प्राइवेट वर्सेस पीएसयू का जो पंगा चल रहा है ना, वो मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जनरली मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता है। तो ये है मेरा मार्केट का व्यू कि जब तक मार्केट जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई उसके अंदर से बाहर नहीं निकलता है, तब तक मार्केट में हमें कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। तो अगेन मैं आप लोगों को बहुत हफ्तों से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे मुंह से ये सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि अपनी पोजीशन को संभाल के रखो, लीवरेज मत करो, जब तक कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है बच के रहो। यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अभी आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो बताने के लिए मैं पहले आप लोगों को लास्ट वीक में जो स्टॉक शेयर किया था उसके बारे में बात करूंगा। वो स्टॉक था अतुल लिमिटेड। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था अतुल लिमिटेड के बारे में कि ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 11,000 से ये स्टॉक चल रहा था और इसने यहाँ पे आके बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से बॉटम बनाया और अभी ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डबल बॉटम पैटर्न में है ना, आप दो जगह पे ट्रेड कर सकते हो। एक तो आपने बॉटम के साइड पे थोड़ा सा लो रिस्क वाला सेटअप लेके ट्रेड कर लिया, वो ठीक है। दूसरा जो इसकी नेक लाइन है 7,225, वो ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड करोगे तो वो, तो ये एक तरीका होता है ट्रेडिंग का। ये एक केमिकल स्टॉक है और ये बॉटम आउट की मतलब थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में शेयर किया था। और एक स्टॉक आज मेरे रेडार में आया, उसका नाम है एसएच केलकर एंड कंपनी। अब देखो ये स्टॉक में क्या है, हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 360 तक गया था। मैं इसके जो ऑल टाइम हाई है उसके लेवल को मार्क कर देता हूँ कि ये यहाँ तक ऊपर गया था। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देखो लोअर लोज बनाते हुए नीचे ही गिर रहा था और ये इसने यहाँ पे लो बनाया था 2020 में 47 का। फिर इसने यहाँ से एक हाई बनाया और ये कंटिन्यूसली एक रेंज में फंस गया था। अभी यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस होते हुए दिख रही है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये स्टॉक ने अभी एक रीसेंट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अभी ये स्टॉक ने ब्रेक किया है और अब वो रेजिस्टेंस था 195 से लेके 186 तक का और ये रेजिस्टेंस था 2018 का। मतलब ये स्टॉक ने बॉटम बनाने के बाद 2018 से ये स्टॉक एक साइडवेज में चला गया था। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें ईयर की तो ऑलमोस्ट 4-5 साल के अंदर ये स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था। अब ये स्टॉक ने फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे ब्रेकआउट की थी पर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये अटैम्प्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये स्टॉक वापस से नीचे आया पर इसने नया लो नहीं बनाया और ये स्टॉक ने अभी यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। अब आप यहाँ पे देखो इसका प्राइस वाइज भी ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है और ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के पहले अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया था। तो आप ये स्टॉक को अपने ध्यान में रख सकते हो। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 195 के आसपास हुआ है। अगर आप इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है 239 का। उसके बाद और एक रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 310 का है। और अगर ये स्टॉक वापस से ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक कर देता है विच इज़ 165, तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो मैंने को क्या एक चीज़ सेंस में मुझे आई कि लास्ट वीक हमने अतुल ऑटो के रिलेटेड बात की थी, वो भी केमिकल सेक्टर के रिलेटेड है। ये वीक हमने एसएचके की बात की जो भी केमिकल सेक्टर के रिलेटेड है। तो क्या केमिकल सेक्टर में बॉटम बन रहा है, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया क्योंकि जनरली हम लोग तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड्स ज़्यादा देखते हैं, बट अगर ऐसे रिवर्सल ब्रेकआउट्स और डबल बॉटम वाले स्टॉक्स भी आपको मिले तो वो आपको एक बेटर रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ये स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। अभी वापस से मैं एक आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक चार्ट डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये स्टॉक को ख़रीदा भी नहीं है और अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिला तो शायद मैं ख़रीदूंगा भी, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, मैं बहुत सारे स्टॉक्स नहीं खरीद सकता। पर अगर आप लोगों को ये स्टॉक खरीदना है या जो कुछ भी करना है अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। किसी का भी ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ बट फिर भी आप अपना जनरल एनालिसिस ज़रूर करिए, किसी की भी बातों पे मत आइए। दूसरा एक स्टॉक है जो मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसका नाम है मारुति। वो क्यों, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है
कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे 6-7 महीना कंसोलिडेट किया है। रीसेंट हाइज जो इसने बनाए थे अगर वो ब्रेक करेगा तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और एक स्टॉक है जो है जिंदाल स्टील, वो भी आप देखो 2010 का ब्रेकआउट कर रहा है और अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार में होने चाहिए। बट यही था आज का हमारा ये वीडियो। मेरा आज फ्रैंकली आप लोगों को बोलूँ ना तो वीडियो बनाने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, बिकॉज जो न्यूज़ आई वो न्यूज़ से मैं थोड़ा बहुत ऐसे मतलब अपसेट हो रहा था कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसा भी काम करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अपना ये चीज़ ध्यान में रखिए और किसी के भी बोलने पे कुछ मत करिए। मेरे हिसाब से ये जो स्कैम आया है या ये जो फ्रॉड आया है ये तो बहुत छोटा है, बट इससे भी बड़े फ्रॉड अभी मार्केट में चल रहे हैं। मैं रिलेटेड टू कुछ अलग ही बात कर रहा हूँ। ये शायद अगर इन फ्यूचर में निकले तो आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, बट उसके ऊपर अभी मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। सॉरी अगर आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ इधर उधर की ज़्यादा बात कर ली होगी, तो क्योंकि एज अ यूट्यूबर या एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपनी ऑडियंस का भरोसा है ना, मतलब मेरे जो असीम दोस्त है उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि लोग है ना टीवी वाले पे भरोसा ब्लाइंडली कर लेते हैं, उनको मतलब गिफ्ट में मिलता है भरोसा। बट एज अ यूट्यूबर भरोसा आपको जीतना पड़ता है, मतलब आपको 3 साल 4 साल 5 साल लगता है लोगों की एक कम्युनिटी बनाने के लिए और अच्छा भरोसा करने के लिए, क्योंकि लोग आप लोगों पे भरोसा क्यों करेंगे। और अगर वैसे ही लोग आप लोगों के साथ चीटिंग करेंगे तो उसका फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो ये चीज़ है। बस आज का यही था वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बस ये था हमारा ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।